पिछली क्लास में हमने जो है कला की उत्पत्ति पढ़ी थी। आज चलेंगे कला के प्रकार। कला के प्रकार। तो कला के प्रकार में हम देखेंगे कि भारत के प्राचीन ग्रंथ, भारत के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ। तो हमने देखा कि भारत के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में जो है कला शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम हुआ। उसके बाद हमने देखा कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में यथार्थवादी एवं प्रमाणिक प्रयोग सर्वप्रथम हुआ। उसके बाद है कि 64 कलाओं का सर्वप्रथम प्रयोग, 64 कलाओं का सर्वप्रथम प्रयोग सर्वप्रथम क्रमबद्ध प्रयोग। तो 64 कलाओं का सर्वप्रथम क्रमबद्ध उल्लेख कामसूत्र में हुआ। कामसूत्र में हुआ। अब देखें किस किस ग्रंथ में जो है कितनी कितनी कलाओं का जो उल्लेख है। तो हमने देखा कि कामसूत्र में जो है 64 कलाओं का उल्लेख और क्रमबद्ध जो है उल्लेख किया गया है। तो हम देखें ललित विस्तार, ललित विस्तार। तो ललित विस्तार में जो है बताया गया ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। से संबंधित। तो ललित विस्तार में 86 कलाओं का उल्लेख। प्रबंध कोश में, प्रबंध कोश और वो किस धर्म से संबंधित है तो जैन धर्म से, जैन धर्म से संबंधित। तो प्रबंध कोश में हमने देखा कि 72 कलाओं का उल्लेख है। बहत्तर कलाओं का उल्लेख है। यजुर्वेद में यजुर्वेद में 64 कलाओं का उल्लेख है। 64 कलाओं का उल्लेख। उसके बाद हमने देखा यजुर्वेद के बाद कामसूत्र, 64 कलाओं का उल्लेख। उसके बाद जो है कादम्बरी, इसमें भी 64 कलाओं का उल्लेख है। उसके बाद अग्निपुराण, अग्निपुराण में भी 64 कलाओं का उल्लेख है। और है शुक्र नीति सार, शुक्र नीति सार में भी 64 कलाओं का जो है उल्लेख है। तो हमने देखा कला के प्रकार की बात करेंगे किस किस ग्रंथ में कितनी कलाओं का जो है वर्णन किया गया है। तो सर्वप्रथम हमने देखा कि कला शब्द का जो प्रयोग है वो जो है ऋग्वेद में किया गया। उसके बाद हम देखा कला शब्द का जो यथार्थवादी प्रमाणिक प्रयोग है
वो जो है नाट्य शास्त्र में किया गया। उसके बाद 64 कलाओं का क्रमबद्ध उल्लेख जो हमें कामसूत्र में जो है देखने को मिला। उसके बाद हमने देखा कि ललित विस्तार जो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, इसमें 86 कलाओं का उल्लेख किया गया है। उसके बाद में प्रबंध कोश, तो प्रबंध कोश में हमने देखा कि 72 कलाओं का उल्लेख है। यजुर्वेद में 64 कलाओं का उल्लेख है। कादम्बरी में 64 कलाओं का उल्लेख है। अग्नि पुराण में 64 कलाओं का उल्लेख है। शुक्र नीति सार में जो है 64 कलाओं का उल्लेख है। अब किताब का नाम लिखें कला विलास। कला विलास से तो किताब आती है पेपर में कि कला विलास जो है किसकी पुस्तक है, तो हम कहते हैं कि कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र, कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र की पुस्तक है ये। इस पुस्तक में जो बताया गया कि इसमें जो है 64 जन उपयोगी 64 जन उपयोगी कला का उल्लेख है। कला का उल्लेख है जो धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए, धर्म काम अर्थ मोक्ष। तो हमने देखा कि जो कला विलास है, इस कला विलास में 64 जन उपयोगी कलाओं का उल्लेख किया गया है। सुनार की भी 64 कलाएं बताई गई हैं। वेश्या की भी 64 कलाएं बताई गई हैं। उसके बाद भेषज, भेषज की 10 कलाएं बताई गई है। कायस्थ, तो या चिकित्सक, इसकी 16 कलाएं बताई गई है। 100 सार कलाओं का उल्लेख है। 100 सार कलाओं का उल्लेख, और 32 जो कलाएं हैं, 32 कलाएं धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो 32 कलाएं जो धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए जो है संबंधित जो है बताई गई है। तो हमने देखा कि कला विलास में 64 कलाओं का उल्लेख है। से इसमें जो है सुनार की जो है 64 कलाएं बताई गई, वेश्या की 64 कलाएं बताई गई, भेषज की 10 कलाएं बताई गई, कायस्थ की जो है चिकित्सक की 16 कलाएं बताई गई, 100 सार कलाओं का उल्लेख है। वो 32 कलाएं जो है हमने इसमें देखा कि जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष से जो है संबंधित बताई गई है। इसमें पॉइंट बना के लिखेंगे। देखिए क्षेमेंद्र की पुस्तक, क्षेमेंद्र की पुस्तक कला विलास में, कला विलास में बताया कि सभी कलाएं चतुर्पूर्ण कार्य है। अर्थात चालाकी पूर्वक किया गया कार्य या कुशलता पूर्वक किया गया कार्य। तो ये दोनों क्या है, कार्य कुशलता। तो हमने देखा कला विलास में कि जो क्षेमेंद्र की पुस्तक है, क्षेमेंद्र की पुस्तक में जो है कला का जो है उल्लेख किया गया है, और इसमें बताया गया कि सभी
कलाई जो है चतुरपूर्ण कार्य हो, चाहे वो चालाकी पूर्वक किया गया हो, चाहे वो कुशलता पूर्वक जो है किया गया हो। उसके बाद है कला का वर्गीकरण। कला का वर्गीकरण, तो कला का वर्गीकरण करा, तो कला जो बताया गया है कि इसे जो वर्गीकरण भी कर बोला गया है। तो अवर्गीकरण किसने बोला, इसे क्रोचे ने। तो अवर्गीकरण क्रोचे साहब ने जो है इसे अवर्गीकरण कहा, और वर्गीकरण में वर्गीकरण, तो वर्गीकरण जो है इसका प्लेटो ने करा। प्लेटो, वो प्लेटो जो है यूनानी विद्वान है, यूनानी विद्वान है। प्लेटो ने कहा कला प्रकृति की अनुकृति है। अब बात करेंगे अरस्तु की, पॉइंट बना के लिखेंगे अरस्तु। तो अरस्तु, अरस्तु की जो पुस्तक है, अरस्तु की पुस्तक भाषण शास्त्र, तो बताया गया है कि अरस्तु की पुस्तक भाषण शास्त्र, इस भाषण शास्त्र में जो है कला को जो है दो प्रकार बताए गए। तो भाषण शास्त्र में भाषण शास्त्र में कला को, कला के दो प्रकार बताए। एक है उपयोगी कला, दूसरी है ललित कला। तो क्वेश्चन आएगा कि भाषण शास्त्र जो है किसकी पुस्तक है, तो अरस्तु की पुस्तक है। और भाषण शास्त्र में जो है कला को कितने भागों में विभाजित किया गया, तो हम बोलेंगे दो में, उपयोगी कला और दूसरी है ललित कला। उसके बाद चलेंगे अगले विद्वान देखेंगे, तो पाश्चात्य कलाकार, सोनियर विलियम विलियम के अनुसार, तो इन्होंने जो है दो प्रकार की बताई। एक भाई बाह्य कला, बाह्य कला, तो बाह्य कला में इन्होंने चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, तो इन्होंने जो बाह्य कला में चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला को रखा है, और गोपनीय कला में, तो गोपनीय कला में इन्होंने रखा चुंबन आलिंगन। तो हम कह सकते हैं कि जो सोनियर विलियम है, इन्होंने भी जो है कला को दो भागों में जो है विभाजित करा है। उसके बाद शैक्षणिक पाठ्यक्रम के अनुसार मध्यकाल में, शैक्षणिक पाठ्यक्रम के अनुसार, शैक्षणिक के अनुसार कला का वर्गीकरण दो भागों में किया गया।
दो भागों में किया गया। नंबर एक, व्यवसायिक कला। व्यवसायिक कला। नंबर दो है उदार कला। तो व्यवसायिक कला के अंतर्गत इन्होंने जो है सुनार, बढ़ाई, सिलाई, छपाई आदि को रखा। उदार कला में चित्रकला, मूर्ति कला, काव्य कला, संगीत कला, भाषण कला को रखा। तो शैक्षणिक पाठ्यक्रम के अनुसार भी कला को दो भागों में विभाजित किया गया, व्यवसायिक कला और उदार कला। व्यवसायिक कला के अंतर्गत जो है सुनार, बढ़ाई, सिलाई, छपाई आएगी, और उदार कला के अंतर्गत जो है चित्रकला, मूर्ति कला, काव्य कला, संगीत कला और भाषण कला के जो है रखा गया है। ललित कला का वर्गीकरण निम्न विभिन्न आधार पर किया गया। अब ललित कला का वर्गीकरण जो विभिन्न आधार पर किया गया, जैसे रूप के आधार पर। तो रूप के आधार पर बताया गया दृश्य कला से, और जो है अदृश्य कला। दृश्य कला और अदृश्य कला। दृश्य कला को ही हम बोल सकते हैं मूर्त कला, और अदृश्य कला को बोल सकते हैं अमूर्त कला। तो दृश्य कला के अंतर्गत हम किस किस को रखेंगे, तो चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, और अदृश्य कला के अंतर्गत जो है संगीत कला, काव्य कला। उसके बाद जो है आगे चलेंगे चल अचल, चल कला और अचल कला। चल कला और अचल कला। अगर बात करेंगे कि अचल कला में जो है इस हम किस किस को रखेंगे, तो चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला। और चल कला में किसे रखेंगे, संगीत कला, काव्य कला। अगर बात करेंगे कि इंद्रियों के आधार पर, तो इंद्रियों के आधार पर हम बोल सकते हैं कि इंद्रियों के आधार पर भी जो है मैंने ललित कला का जो है वो वर्गीकरण करा, तो इंद्रियों के आधार पर। तो इंद्रियों के आधार पर हमने देखा कि दृश्य कला, जिसे हमने क्या बोला, दृश्य कला। दूसरा है अदृश्य कला। तो हमने जो है दृश्य कला में चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला,
ये जो सब कलाएं हैं हमने इन्हें देखा है को आंखों को आनंद प्रदान करती है। ये क्या है? आंखों को आनंद प्रदान करती है। इधर हमने देखा संगीत कला है, दृश्य कला में संगीत कला, काव्य कला। इसकी बात करेंगे तो कान को आनंद प्रदान करने वाली कला, तो ये कला कैसी है? कान को आनंद प्रदान करने वाली कला। उसके बाद करेंगे, उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट बना के लिखेंगे कि आंख व कान दोनों को, आंख व कान दोनों को आनंद प्रदान करने वाली कला। करने वाली कला क्या कहेंगे उसे? नाटक। क्या है वो? नाटक। नाटक ना बोलेंगे तो रंगमंच। तो पेपर बनता है आंख व कान दोनों को आनंद प्रदान करने वाली कला कौन सी होती है? तो हम बोलते हैं नाटक या रंगमंच, जो हम उसे बोलते हैं। अब जो मनोविज्ञान के आधार पर भी जो है कला को जो है विभाजित किया गया, मनोविज्ञान के आधार पर। तो मनोविज्ञान के आधार पर जो है 3 भागों में जो है इसे विभाजित किया गया। अलंकरणात्मक कला, अलंकरणात्मक कला जिसमें हम किसे रखेंगे? श्रृंगार कला। श्रृंगार कला जिसे हम बोल सकते हैं सौंदर्य कला। नंबर 2 है अनुकरणात्मक कला। अनुकरणात्मक कला, यह सीखने की कला। तीसरी है आत्म अभिव्यंजना, आत्म अभिव्यंजना कला। तो आत्म अभिव्यंजना कला में चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला। तो हमने देखा कि मनोविज्ञान के आधार पर जो है कला को 3 भागों में विभाजित किया गया। नंबर 1 है अलंकरणात्मक कला, दूसरी है अनुकरणात्मक कला, तीसरी है आत्म अभिव्यंजनात्मक कला। उसके बाद है कुछ परिभाषाएं आ जाएगी। तो अगली क्लास में जो हम कला की परिभाषाएं पढ़ेंगे। आज तक की क्लास यहीं तक।